हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शादाब गोयल। मैं आपका एलाइट कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग जिस तरीके से फर्स्ट टर्म का एग्जाम देकर आए हैं और अब हम लोग समझ लीजिए अपनी स्टडी के जब सेकेंड फेज में जा रहे हैं, तो सेकेंड फेज में या सेकेंड टर्म में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सेकेंड टर्म में अपने कॉमर्स में सबसे पहले अकाउंटेंसी और उसके बाद जो बिजनेस स्टडीज है, इन दोनों के सिलेबस के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। जब तक सिलेबस की डिटेल नॉलेज नहीं होगी तब तक हम लोग क्या किस तरीके से टॉपिक को कवर करेंगे, किस तरीके से हम लोग आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे सेकेंड टर्म में, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक किसी कंटेंट या किसी चैप्टर को लेकर ना करके हम लोग क्लास 12 का जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं अकाउंटेंसी के ऊपर। और अकाउंटेंसी ये समझ लीजिए कि कॉमर्स के ही अकाउंटेंसी का ये तो एकदम बेकार की बात हो गई। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी के क्षेत्र से या अकाउंटेंसी के सिलेबस को उसकी डिस्कशन को उसकी चर्चा को शुरुआत करते हैं कि सेकेंड टर्म में हमें अकाउंटेंसी में क्या क्या टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेकेंड टर्म में हमारे है क्या। जिस तरीके से आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं जो रेड कलर से लिखा हुआ है, सबसे पहला चैप्टर जो हमारे सेकेंड टर्म का है वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर और दूसरा है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। टर्म 1 में हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी है और पार्टनरशिप में हम लोगों ने एडमिशन तक का सिलेबस कवर करके हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो एडमिशन के बाद का जो सिलेबस बचा पार्टनरशिप में वो तुम्हारा लगभग 2 चैप्टर में पूरा कंबाइंड पूरा मर्ज होकर और ये पूरी पार्टनरशिप तुम्हारी खत्म हो जाएगी। और वो जो 2 चैप्टर तुम्हारे रिमेनिंग बचे हुए हैं सेकेंड टर्म में वो तुम्हारा रिटायरमेंट और डेथ और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली चीज हम लोग जैसा कि फर्स्ट टर्म में हम लोग ऑलरेडी जो है पार्टनरशिप में एडमिशन वगैरह और उसका जो बेसिक्स है वो पूरा हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। और जब बेसिक अगर पिलर हमारा मजबूत है तो ये समझ लीजिए सेकेंड टर्म में पार्टनरशिप में हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। एडमिशन में पार्टनर आ रहा था, रिटायरमेंट में पार्टनर चला जाएगा। बस रिटायरमेंट और डेथ में अंतर क्या है, रिटायरमेंट हम लोग अपनी मर्जी से लेते हैं, डेथ हमारी जो है ऊपर वाले की मर्जी से होती है। बस इतना सा फर्क है। लेकिन हाँ, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि रिटायरमेंट में भी हमारा साथी छोड़कर जाएगा और डेथ में भी छोड़कर जाएगा। बस रिटायरमेंट में नोटिस वगैरह बताकर चला जाएगा और डेथ वगैरह में नोटिस नहीं आएगी, बस बिना बताए वो निकल लेगा हमारी बिजनेस से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चैप्टर हमें कवर करना है, इस चैप्टर की बहुत सारी बातें यहाँ पे इस चैप्टर का जो बेसिक्स है वो बेसिक हम लोग ऑलरेडी टर्म 1 में कर चुके हैं पार्टनरशिप में। और फिर उसके बाद आता है तुम्हारा अगला चैप्टर जो सेकेंड टर्म में है वो आता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमें पढ़ना है, अब पता चला हम लोग जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि कभी एक पॉइंट ऐसा आए हमारे बिजनेस में या हमारे बिजनेस में कभी एक सिचुएशन ऐसी आए जब पूरा बिजनेस ही हमें परमानेंट के लिए क्या करना पड़ जाए, बंद करना पड़ जाए। तो अगर हम अपना पूरा बिजनेस, अगर मान लो 3 साथी आपस में बिजनेस कर रहे हैं या 2 साथी या जितने भी पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, अगर उतने लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है उनके कोई अपने पर्सनल इश्यू रहे हो या उनका कोई अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव रहा हो और जैसे ही वो इश्यू या ऑब्जेक्टिव अराइज होगा या मान लो उनका कोई पर्पस रहा हो, पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वो लोग अपने उस पार्टनरशिप बिजनेस को ही परमानेंटली बंद करने जा रहे हैं, तो अगर कोई भी पर्सन परमानेंटली या कोई भी फर्म परमानेंटली बंद होने जा रही है, तो उस केस में हमें कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, हमें वो यहाँ पर समझना है। अच्छा, अगर तुम लोग प्रैक्टिकली सोचो, तुम लोग एक दुकान के मालिक हो और तुम्हें अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद करनी पड़े, तो तुम दुकान कैसे बंद करोगे? दुकान में जाओगे, आग लगाकर आ जाओगे या सामान निकाल के नदी में बहाकर आ जाओगे, या दुकान तुम लोग कैसे बंद करोगे? प्रैक्टिकली सोचो, अगर तुम लोग अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है भैया, बिजनेस का जो सामान रखा होगा उस सामान को उठाकर बेच आएंगे और बेचने के बाद फिर देखेंगे भैया कितना बेचने पर फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। फिर उस फायदे नुकसान को जितने पार्टनर होंगे आपस में, वो आपस में वो पार्टनर उस फायदे नुकसान को आपस में बांट लेंगे और फिर उसके बाद अपना हिसाब किताब करेंगे और जो कुछ भी बचेगा वो सब आपस में हिसाब किताब करके पार्टनर आपस में बांटकर बिजनेस की दुकान बंद करके शटर में ताला मार के घर चल देंगे। अच्छा, जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो बिजनेस में ना तो कोई एसेट बचेगी,
ना बिजनेस में कोई सामान बचेगा, और जब ना कोई एसेट बचेगी ना सामान बचेगा, सामान बेचकर जो पैसा आया उससे जितनी भी लायबिलिटीज थी, जितना भी जिसका पैसा बाकी था, वो पैसा चुकाने के बाद जो बचा वो पार्टनर ने आपस में बांट लिया। जब ना एसेट बची ना लायबिलिटी बची तो क्या बैलेंस शीट बचेगी? तो इसका मतलब जब बिजनेस ही बंद हो गया, बिजनेस की पहचान होती है उसकी बैलेंस शीट से, जब बिजनेस ही नहीं रहा तो उसकी पहचान कहां बचेगी? तो बैलेंस शीट भी खत्म हो गई। तो इसका मतलब डिसॉल्यूशन में बैलेंस शीट के झंझट से मुक्ति। अब बैलेंस शीट मैच नहीं करनी है, तो इसका मतलब ऊपर हमने जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पढ़ा, उसके बाद जब डिसॉल्यूशन पर आएंगे तो डिसॉल्यूशन में कहीं ना कहीं चीजें और आसान हो जाएंगी। बस तुम्हें उठाकर सिंपल सा अपना बिजनेस बंद करना है। और एक मालिक बिजनेस कैसे बंद करता है? सामान को बेचता है, जो पैसा आता है, बताओ कोई भी मालिक क्या करेगा? सामान बेचकर जो पैसा आएगा उस पैसे से पहले अपनी जेब भरेगा या पहले बाहर वालों का बकाया पैसा चुकाएगा? तो भाई जो बाहर वालों का बकाया पैसा होगा वो चुका दिया जाएगा, चुकाने के बाद जो बचेगा वो आपस में बांट लिया जाएगा और बिजनेस हमारा क्या हो जाएगा? परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो एक चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हमारे सिलेबस में जो अगला टॉपिक है, ये दो चैप्टर पढ़ते ही तुम्हारी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, वो पूरी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग जो है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। और इसके बाद अब जो तुम्हारा अगला चैप्टर आएगा, वो अगला चैप्टर आएगा तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। नाम में ही क्या लिखा हुआ है? कंपैरेटिव, कंपैरिजन करना। अच्छा, कंपैरिजन क्या करना है भाई? सिंपल सा है भाई, एक मान लो तुम ही हो। अब इंसान क्या करता है? इंसान अपनी परफॉर्मेंस को या तो खुद से कंपेयर करेगा अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से, या तो अपनी परफॉर्मेंस को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेगा। मान लो 12th का रिजल्ट आया, अब 12th का जब रिजल्ट आता है तो बच्चे अपनी रिजल्ट को अपने साथी और अपने जो भी उनके आसपास हैं उनसे कंपेयर करने लगेंगे, या तो वो कहेंगे भैया मेरे 10th में इतने थे और 12th के बोर्ड में इतने हैं। तो कंपैरिजन दो तरीके से होता है, या तो हम अपना कंपैरिजन अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से करेंगे, या तो हम अपना कंपैरिजन अपने ही किसी साथी या अपने ही किसी जानने वाले से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक टाटा कंपनी है, अब टाटा कंपनी क्या करेगी? अगर वो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रही है, या तो टाटा कंपनी 2020 का रिकॉर्ड उठाएगी और अपने 2020 के पहले के रिकॉर्ड उठाएगी और उन रिकॉर्ड को आपस में कंपेयर करेगी कि आखिर हमारा 2019 के मुकाबले 2020 में क्या रिजल्ट रहा, क्या परफॉर्मेंस रही। या तो टाटा वाले क्या करेंगे? अपनी ही परफॉर्मेंस को रिलायंस कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब एक कंपनी या तो अपना कंपैरिजन खुद से करती है या अपना कंपैरिजन किसी सामने वाले से करती है। तो कैसे कंपैरिजन किया जाएगा और कैसे कंपैरिजन का एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसको हम कहां पढ़ेंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये समझ लो जो शुरुआत के दो चैप्टर है, इनसे तुम लोग पहले से फैमिलियर हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म में एडमिशन और बेसिक पार्टनरशिप का पढ़ चुके हो, तो इसमें तुम्हें कुछ नया नहीं लगेगा। और अगला चैप्टर आता है कंपैरेटिव और कॉमन साइज, और कंपैरिजन करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक? अगर मान लो तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी एक दुकान है और बगल में एक और दुकान है, तो भाई हम लोग अपनी दुकान में बैठ के उससे कंपेयर नहीं करते हैं। तो कंपैरिजन तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। अक्सर हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की क्या करते हैं? कंपैरिजन एक दूसरे से अपना वो देखते रहते हैं कि भाई मेरे मुकाबले वो कैसा पढ़ने में है, मेरे मुकाबले उसका रिजल्ट कैसा आया। अब कंपैरिजन पता चला तुम्हारे अकाउंट में 85 है, उसके अकाउंट में 95 है, तुम्हारे बिजनेस में 96 है, उसके बिजनेस में 82 है। तो कंपैरिजन कर लो कि नहीं कर लो? उसी तरह यहां पर भी कंपेयर करना है कि उसके पास इतनी एसेट है, उसके पास इतनी एसेट है, उसके पास बिजनेस की सेल इतनी हुई, मेरी बिजनेस की सेल इतनी हुई। या मान लो हम अपना ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि पिछले साल मेरी सेल हुई थी 50 करोड़ की, इस बार सेल हुई मेरी 40 करोड़ की, तो 10 करोड़ की सेल घट गई। क्यों घट गई? उसका रीजन पता करो। तो इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस में अगर इंप्रूवमेंट आया है तो वो इंप्रूवमेंट भी तभी पता चलेगा जब कंपैरिजन होगा, और अगर हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, हमारा ग्राफ गिर रहा है, तो वो भी तभी पता चलेगा जब हम कंपेयर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस। तब कंपैरिजन करके हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम देखेंगे इसके क्या रीजन है, इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस ऊपर गई है, उसको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर हमारी परफॉर्मेंस नीचे गई है तो उस रीजन को फाइंड करके, जिन कारणों से रीजन नीचे गई है परफॉर्मेंस, उन कारणों को फाइंड आउट करके फिर उन कमियों को दूर करने के लिए हम एक्शन लेंगे या स्टेप उठाएंगे। तो कंपैरिजन बहुत जरूरी है। तो अब हमें अगला चैप्टर जो पढ़ना है सेकेंड टर्म में,
वो हमें पढ़ना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, और ये ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हारा अगर तुम डिटेल में प्रैक्टिस करके भी इस चैप्टर को कवर करो तो मैक्सिमम ये तुम्हारा 3 से 4 दिन, मतलब 3 से 4 क्लास मैक्सिमम क्लास हम बता रहे हैं। मतलब अगर हम इसके एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दें तब भी तुम्हारा ये 3 से 4 क्लास से ज्यादा ये ऊपर जाएगा नहीं, और मैक्सिमम मान के चलो 2 से 3 दिन में ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, और ये समझ लो ये बोर्ड में बच्चों को फ्री के नंबर दिलवाता है ये चैप्टर। इस चैप्टर का नाम ही रख देना चाहिए फ्री वाला चैप्टर। इसमें नंबर पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, बस सिंपल सा थोड़ा जो इस चैप्टर में है उसको समझना है, और बस वही जाकर एग्जाम में हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। और इसमें कुछ अलग से बहुत ज़्यादा हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग रूल्स नहीं लगाने हैं। ये समझ लो इसमें अकाउंटिंग का कोई नियम है ही नहीं, ये तुम्हारा जनरल नियम है। अगर साइंस के बच्चे को भी पकड़ के समझा दोगे वो भी कहेगा कॉमर्स तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो जब साइंस वाले को ये एकदम ईजी लगेगा तो तुम्हारे लिए तो एकदम समझ लो ये हलवा है, बस उठाकर खाना है एग्जाम में। तो इसका मतलब अब इसके बाद अगला चैप्टर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इस चैप्टर पे जो स्टार बना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को भी हम बहुत ही ये बोलें कि बहुत हाई रेटिंग चैप्टर है, बहुत टेक्निकल चैप्टर है या ऐसा है, तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। अगर 11th में कैश बुक पढ़ी है तो अगर कैश बुक 11th में पढ़ी है, बस ये समझ लो ये कैश बुक का 12th में एक अपडेट वर्जन है। अगर कैश बुक पढ़ी है तो उसको अगर उसके कॉन्सेप्ट पता है तो वहां से अगर इसको समझोगे तो इसमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैश बुक का ही थोड़ा एक लेटेस्ट या अपडेट वर्जन है जिसको हम बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और थोड़ा लंबा है, इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक चैप्टर तुम्हारा ये हो गया, और इसमें हमने स्टार इसीलिए बनाया है कि ये थोड़ा लीक से हटकर है। अभी तक पार्टनरशिप पढ़ी तो उससे हम फैमिलियर हैं, कंपैरिजन करने में कोई खास दिमाग लगाना नहीं है। हाँ, कैश बुक अगर पढ़ा है तो ये भी आसान लगेगा, और अगर कैश बुक नहीं पढ़ा है तब भी इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए। बहुत ही जनरल बातें हैं, उसको हम यहाँ पर बताएंगे और समझाएंगे, और वो धीरे धीरे आसानी से हर एक बात जब कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगी तब क्वेश्चन और चैप्टर को लगाने में मजा आएगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आता है तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम लोग यही समझते हैं बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन प्रॉफिट के अलावा क्या कोई ऐसा भी काम होता है जहां प्रॉफिट ही ना हो मकसद? हम लोग तो ये सोचते हैं भैया कॉमर्स में गए हैं, बिजनेस और बड़ी बड़ी कंपनियों का हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, करोड़ों में फिगर्स होंगी और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट और लॉस ही लॉस नजर आएगा और कुछ होगा ही नहीं। लेकिन क्या कंपनी और बिजनेस के अलावा भी कोई काम ऐसा होता है जहां पर प्रॉफिट का मकसद ही ना हो? भाई कॉमर्स का मतलब क्या है? कॉमर्स का मतलब बिजनेस थोड़ी है। कॉमर्स का मतलब जहां पैसा वहां कॉमर्स, और पैसा हर जगह है, और जब पैसा हर जगह है तो अकाउंटिंग भी हर जगह है। अब ये बताओ, जितने एनजीओ चलते हैं तुमने देखा होगा जगह जगह लोगों ने वृद्धा आश्रम खोल रखे हैं, जगह जगह लोगों ने अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, ऑर्फेंज होम, ओल्ड एज होम, ठीक। इस तरीके से जो जगह जगह बहुत सारे जो एनजीओ टाइप में संस्थाएं चल रही हैं, एनपीओ, उसी को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बताओ तुम्हें आज तक कोई ऐसा आदमी मिला है जो चौराहे पर खड़ा होकर ये कहे भैया हम वहाँ चौराहे पर एक अनाथ आश्रम चला रहे हैं और अनाथ आश्रम चलाकर बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं? भैया अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, ये सब चलाने का जो काम है ना, ये एक सोशल वेलफेयर का काम है, और इसको चलाने वाले लोग जगह जगह से तरह तरह से उस एनजीओ या उस अनाथाश्रम के नाम पर बहुत सारा पैसा और बहुत सारा फंड रेज कर रहे हैं। और ये समझ लो अगर हम प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए एक बार अकाउंटिंग ना करें, उसके लिए भले हमें माफ कर दिया जाए, लेकिन यहां पर एक एक रुपए का हिसाब रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर पैसा जो आ रहा है वो गरीबों के लिए आ रहा है, वो किसी जरूरतमंद के लिए आ रहा है। और यहां पर अगर हमें एक एक रुपए का हिसाब रखना, और अगर पैसे में हेरफेर हो गया तो यहां पर जो हमें सजा मिलेगी वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से ज्यादा यहां सख्त सजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर तुमने किसी दूसरे के नाम पर पैसा लिया है कि भैया हमारा वहां अनाथ आश्रम चल रहा है, हमें डोनेशन दे दो, और डोनेशन ले रहे हो अनाथ आश्रम के लिए, और डोनेशन का इस्तेमाल करो अपने बच्चों को अब्रॉड में पढ़ाने के लिए।
या डोनेशन का इस्तेमाल कर रहे हो अपना महल बनाने के लिए। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तुमने सरकार से पैसा मंगवा लिया, ग्रांट मंगवा ली, सरकार तो सोच रही भैया ये पैसा लोगों की भलाई के लिए जा रहा है, कि ये भैया पर्टिकुलर इंसान जो है एनजीओ चला रहा है, वहां पर बहुत सारे बूढ़े वृद्ध लोग रह रहे हैं, तो उनकी भलाई के लिए पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन पता चला तुम वो पैसा क्या कर रहे हो, उस पैसे से अपने घरों में बढ़िया एसी लगवा रहे हो, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर पैसे के ऊपर नजर और पैसे का हिसाब किताब रखना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर जो एनपीओ होती मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद कभी प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, वो सोशल वेलफेयर, वो सामाजिक कार्य के लिए जो काम करती हैं, और चाहे सामाजिक कार्य करो चाहे कोई भी कार्य करो, हर कार्य में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लेकिन काम में लगेगा क्या, पैसा। तो पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज हमें कैसे पता, किसी के बताने से नहीं पता चलेगी। पैसे का सही इस्तेमाल हमें पता चलेगा उसके रिकॉर्ड से। तो इनका रिकॉर्ड कैसे बनेगा, कैसे इनके रिकॉर्ड की अकाउंटिंग की जाएगी, उसको हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। ये तुम्हारा सेकेंड टर्म में अकाउंटिंग का चैप्टर है। तो कायदे से पूरा हमारे लिए अगर कुछ नया है, ये स्टार वाली दो बातें हैं। एक तुम्हारे लिए नया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक नया है तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। बाकी बातें जो हैं उनसे तुम पहले से ही फैमिलियर हो। तो एक तरीके से सेकेंड टर्म में हमें जो थोड़ी बहुत मेहनत करनी है वो केवल इन्हीं दो चैप्टर को समझने में और इनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग इसकी बनाने में हमें क्या करनी है, थोड़ी मेहनत करनी है। बाकी सारी बातें जो है उनसे हम पहले से ही क्या है, फैमिलियर।